हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल ई हिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका होस्ट संदीप के कनिष्क, एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा विषय रहेगा मैसूर राज्य। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साउथ में एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य स्थापित हुआ जिसे मैसूर का राज्य कहा गया। मैसूर की स्थापना 1766 ईस्वी हैदर अली के द्वारा की गई थी। सत्रह से 1782 तक हैदर अली ने एक शासक के रूप में, एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया है। शासक बनते ही सबसे पहले एक लंबे समय तक हैदर अली का संघर्ष मराठों के साथ चला। 1766 से 1771 तक यह संघर्ष चला। बाद में दोनों के बीच एक अस्थायी संधि हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा जो संघर्ष मैसूर राज्य का शुरू होता है वह हुआ है अंग्रेजों के साथ 66 से लेकर के 1799 तक। इसे द एंग्लो मैसूर वार भी कहा जाता है। करीब 4 युद्ध हुए हैं और उन चारों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। पहला आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ है 1766 में। यह 3 साल तक चला, 1769 तक। कारण क्या था इस युद्ध का? अंग्रेज जल्दी से जल्दी दक्षिण भारत में हस्तक्षेप करके उसे जीतना चाहते थे, क्योंकि वह व्यापारी थे और साम्राज्यवादी भी थे। इसलिए दक्षिण भारत के व्यापार का, यहाँ के स्रोतों का इस्तेमाल करना चाहते थे। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी शक्ति थी, विदेशी शक्ति थी भारत में अंग्रेजों के बाद, वह थे फ्रांसीसी। तो हैदर अली और फ्रांसीसियों के बीच मित्रता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इससे भी अंग्रेज डरे हुए थे। अंग्रेजों को कई बार पराजय का सामना करना पड़ रहा था। हैदर अली द्वारा बाद में जब मंगलोर को जीत लिया गया, वहां पर भी अंग्रेज बुरी तरह हारे, तो अपने इस हार का बदला वो लेना चाहते थे। तो युद्ध जो है छोटी छोटी घटनाओं के बाद शुरू होता है। 4 अप्रैल 1769 को 3 साल तक ये जो छोटी मोटी लड़ाइयां होती रही उनको समाप्त कर दिया गया और हैदर अली तथा अंग्रेजों के बीच मद्रास की संधि होती है। इस संधि में यह शर्त रखी गई कि दोनों ही शक्तियां एक दूसरे के द्वारा जीते गए क्षेत्र वापस कर देंगे। 3 साल तक का जो युद्ध था, इसमें किसी को भी कोई ज्यादा लाभ नहीं मिला। इसके बाद दोनों ही शक्तियां एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रखती थी और इसी दुश्मनी का बाद में जो परिणाम देखने को मिलता है वह था दूसरा आंग्ला मैसूर युद्ध। 1780 से 1774 तक यह युद्ध चला। इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा माहे और गुंटूर के क्षेत्रों पर कब्जा कर लेना, जो कि हैदर अली के राज्य के अंतर्गत आते थे। 1780 में हैदर ने मराठों के साथ संधि कर ली, उन्हें अपना मित्र बना लिया और दोनों ने मिलकर के कर्नाटक पर हमला कर दिया। अंग्रेज गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने यहां पर कूटनीति का प्रयोग किया। उसने मराठों को बहुत सारा पैसा देकर के अपने साथ मिला लिया, तो हैदर अली अकेला पड़ जाता है। पोर्टा नोवा का युद्ध होता है और इस पोर्टा नोवा के युद्ध में सर आयरकूट, जो अंग्रेजी सैनिक अधिकारी था, वह हैदर अली को एक लड़ाई में पराजित कर देता है। लेकिन इसी बीच अभी तक यह युद्ध चला हुआ था, लड़ाई जारी थी। हैदर अली बीमार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है।
7 दिसंबर 1782 युद्ध के बीच में ही हैदर अली की मृत्यु हुई और नया सुल्तान उसका बेटा टीपू सुल्तान जो है वो बनता है। तो बात करते हैं हम टीपू सुल्तान की, उसके राज्य की, उसके युद्धों की, किस तरह से उसने अपने राज्य को स्थापित किया और किस तरह से उसके राज्य का पतन हुआ। दूसरा युद्ध बिना किसी निर्णय के समाप्त हुआ। मंगलोर की संधि होती है 7 मार्च 1784 को। इसमें भी वही शर्तें रखी गई, दोनों शक्तियों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस लौटा दिए और एक अस्थायी युद्ध विराम घोषित किया जाता है। लेकिन बहुत लंबे समय तक यह युद्ध विराम स्थापित नहीं रह पाया और हम तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध देखते हैं 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ। इसका कारण था कॉर्नवालिस, जो 1786 में नया गवर्नर जनरल बन के भारत आता है। यह साम्राज्यवादी था और इसी बीच टीपू सुल्तान की शक्ति भी बढ़ गई थी और टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। तो यह सीधे तौर पर कॉर्नवालिस को एक चुनौती थी। 1790 में जनरल मिडोज के अधीन कॉर्नवालिस ने एक सेना मैसूर को जीतने के लिए भेजी, लेकिन टीपू सुल्तान ने इस आक्रमण को असफल कर दिया। इसके बाद कॉर्नवालिस स्वयं दक्षिण भारत आता है, सेना का नेतृत्व करता है और बंगलोर पर विजय हासिल कर लेता है। इसके बाद वह आगे बढ़ता है और मौका पाकर के टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी, यानी मैसूर की जो राजधानी थी श्रीरंगापट्टम, उसको घेर लेता है और कुछ समय बाद उस पर कब्जा करने में सफल रहता है। टीपू सुल्तान ने जब देखा कि अब वह जीत नहीं सकता, तो मार्च 1792 को उसने अंग्रेजों से एक संधि करने का प्रस्ताव रखा और इस तरह से श्रीरंगापट्टम की संधि होती है, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक संधि मानी जाती है। इस संधि में यह शर्त रखी गई कि टीपू सुल्तान अपना आधे से ज्यादा राज्य अंग्रेजों को दे देगा और उसे देना भी पड़ा। उसकी सैनिक क्षमता कम कर दी गई, उसके ऊपर हर्जाने के रूप में एक बहुत बड़ी धनराशि जो है वो लगाई गई। करीब 30 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में उस वक्त टीपू सुल्तान से लिए गए। तो 1799 की हम बात करते हैं, जब चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध शुरू होता है। उस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से टीपू सुल्तान का राज्य जो है वो कम कर दिया गया। 1799 में अंतिम युद्ध जो है वो शुरू होता है। इसका कारण था टीपू सुल्तान के मन में जो अंग्रेजों के प्रति नफरत थी और अपनी हार का वह बदला लेना चाहता था। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की। अंग्रेजों ने देखा कि टीपू सुल्तान मराठों और हैदराबाद के निजाम की मदद ले सकता है, तो इससे पहले टीपू सुल्तान उन तक पहुंचे, अंग्रेजों ने बहुत सारा पैसा दे करके मराठों और निजाम को अपनी ओर मिला लिया। तो टीपू सुल्तान अकेला पड़ जाता है। फरवरी 1799 जनरल हैरिस, आर्थर वेल्जली, इन दोनों के द्वारा मैसूर पर सबसे बड़ा आक्रमण कर दिया गया। 4 मार्च 1799 श्रीरंगापट्टम का युद्ध होता है और यह टीपू सुल्तान के जीवन का अंतिम युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। उसकी मृत्यु के साथ ही मैसूर राज्य की हार भी निश्चित हो जाती है और इस तरह से पूरा का पूरा मैसूर राज्य सीधे तौर पर अंग्रेजों के पास आ जाता है। हम बात करते हैं टीपू सुल्तान की कुछ उपलब्धियों की, जो नई उपलब्धियां उसने हासिल की।
वह काफी दूरदर्शी शासक माना जाता है। खास करके उसने भूमि सुधार के लिए जो पहल की, विदेशों से किसान भारत बुलाए और अपने राज्य के किसानों को खेती करने के नए तरीके सिखाने की कोशिश जो है उसने की है। उसने कर में कमी की और अपने राज्य का व्यापार बढ़ाने के लिए अरबों के साथ व्यापारिक संबंध उसने स्थापित किए। आधुनिक हथियारों का निर्माण करने का श्रेय काफी हद तक टीपू सुल्तान को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो मिसाइल पद्धति की शुरुआत है वह भारत में हुई है और भारत में इसकी शुरुआत करने वाला जो पहला राजा था वह था टीपू सुल्तान। बाद में यह पद्धति अंग्रेज अपने साथ यूरोप ले गए और बड़ी मिसाइलें जो है उससे विकसित उन्होंने की। इसके अलावा फ्रांस के राजा नेपोलियन के साथ उसने पत्राचार शुरू किया और ऐसा माना जाता है कि भारत में लोकतंत्र का जो सिद्धांत है उसे आरंभ करने वाला टीपू सुल्तान ही था। उसने अपने राज्य में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और लोकतंत्र का एक पौधा रोपण उसने किया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। मैं संदीप के कनिष्क आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।